नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी और साझा प्राथमिकताओं के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति का अनुमोदन किया है। केंद्र सरकार दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.52% हुई। देश के विभिन्न भागों में 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह आज से शुरू और फीफा ने महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन रद्द किया। भारत 2022 में विश्व कप की मेजबानी करेगा। दोपहर समाचार में नवीन सक्सेना के साथ मैं कनकलता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी और साझा प्राथमिकताओं के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता भारत अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति का अनुमोदन किया है। ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी नीति का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना तथा आतंकवाद के खतरे को रोकने और उससे निपटने के वैश्विक प्रयासों में सार्थक योगदान करना है। ब्रिक्स देशों ने इस बात की पुष्टि की है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक गंभीर खतरों में से एक है और कोई भी आतंकवादी कृत्य सिर्फ अपराध की श्रेणी में ही आता है। ऐसे किसी भी कृत्य को किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के सामने आज आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के सामने शहरीकरण, नवाचार और यातायात के क्षेत्र में निवेश की शानदार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इन संभावनाओं के साथ साथ हमारे यहां जीवंत लोकतंत्र, कारोबार के लिए अनुकूल माहौल और विशाल बाजार हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक निवेश का चहेता स्थान बनाने के लिए कृत संकल्प सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए कल श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो शहर हमारे विकास के केंद्र माने जाते हैं, वो नाजुक इलाके भी बन सकते हैं। We are at a very important point in our history. More than half of the world's citizens already live in urban areas. Over the next 2 decades, India and some of the African nations are going to witness the biggest wave of urbanization. But the COVID-19 pandemic has posed enormous challenges before the world. It has shown us that cities which were our growth engines are also our vulnerable zones. प्रधानमंत्री ने शहरों के सतत विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शहरों की नदियों, झीलों और हवा को स्वच्छ बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में करीब 4,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,617 नए मामलों की पुष्टि हुई। मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 474 लोगों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 1,30,993 लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,37,000 से अधिक कोरोना जांच हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12,74,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने सलाह दी है कि प्लाज्मा का बिना सोचे समझे उपयोग करना कोरोना के उपचार के लिए ठीक नहीं है। आईसीएमआर देश के 39 सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों पर प्लाज्मा का उपयोग करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। परीक्षण में पाया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड के रोगियों को कोई राहत नहीं मिली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों के इस्तेमाल और नमूनों की जांच की सुविधाओं की समीक्षा के लिए बहुउद्देशीय दल अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि दिल्ली में घर घर जाकर सर्वेक्षण की योजना का कार्य प्रगति पर है। उम्मीद है कि इस महीने की 25 तारीख तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और दिल्ली सरकार इस महीने के अंत तक आरटी-पीसीआर जांच की क्षमता 60,000 तक बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जांच की क्षमता प्रतिदिन 10,000 से अधिक बढ़ा दी गई है। इस दिशा में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स सहित 5 आरटी-पीसीआर प्रयोगशालाएं दिन रात काम कर रही हैं। यह भी बताया गया है कि आईसीएमआर कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए 10 मोबाइल टेस्टिंग प्रयोगशालाएं लगा रही है, जिनमें चरणबद्ध ढंग से 20,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। निजी सेक्टर की प्रयोगशालाओं के साजो-सामान के साथ-साथ उनके कर्मियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ दिल्ली हवाई अड्डे के निकट अपने कोविड अस्पताल में और अधिक आईसीयू बिस्तर उपलब्ध करा रहा है। भारतीय रेलवे शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बिस्तरों वाले कोच उपलब्ध करा रहा है, जिनमें सीआरपीएफ की ओर से डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आइसोलेशन की सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है। केंद्र सरकार के अन्य विभाग भी इस कार्य में योगदान कर रहे हैं। गृहमंत्री ने 15 नवंबर को दिल्ली में कोविड की स्थिति पर बैठक की थी और सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वो राजधानी में बढ़ते मामलों से निपटने के लिए प्रभावशाली ढंग से कदम उठाएं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,125 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.45% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,90,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,74,088 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,116 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 69,23,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 234 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 180 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,458 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 74 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 7 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,815 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 26 दिन बाद एक बार फिर 19,000 से पार हो गई है। कल 2,194 नए रोगियों की पुष्टि हुई।
राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 2,30,000 से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जयपुर और जोधपुर कोविड संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। राजधानी जयपुर में रोज लगभग 450 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी यहाँ 6,500 से ज्यादा है। शहर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना के कारण अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। जोधपुर में कल 317 नए रोगी मिले हैं। वहाँ सक्रिय मरीजों की संख्या 4,700 से ज्यादा है। बीकानेर, अलवर, अजमेर तथा कोटा में भी बड़ी संख्या में नए संक्रमितों का पता चल रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 40 लाख से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। हालांकि पिछले माह रोज 25,000 नमूनों की जांच की गई, जिसकी संख्या इस माह घटकर 18,000 नमूने प्रतिदिन हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 76 नए मामले सामने आए, जबकि 119 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 32,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 30,700 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। 925 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 4,97,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई है। इनमें से 4,65,000 से अधिक लोग संक्रमित नहीं पाए गए। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 37 नए रोगियों का पता चला है और 4 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अब तक 3,481 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2,972 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगभग 85% हो गई है। 504 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 948 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,59,776 हो गई है। कल 42,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। कल 1,607 रोगियों के स्वस्थ होने से ठीक होने की दर 94.42% तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 2,45,293 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 और अन्य गंभीर बीमारियों से 5 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,415 हो गई है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये जो डिप्रेसिव आपने एंग्जाइटी, ये बच्चों में है और सभी तरह की पॉपुलेशन में हो रहा है ये कोरोना का इफेक्ट। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कोरोना को आए हुए, अभी भी हम इसके बारे में नई नई चीजें पता लग रहा है हमें। तो क्लिनिकल सिम्टम्स में हमने देखा कि ज्यादातर अमूमन जितने बुखार होते हैं, दर्द होती है, थोड़ा बहुत बुखार आता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके की चीजें मालूम चल रही हैं, जैसे टेस्ट का पता न लगना, स्वाद का पता न लगना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस, तो ये देखा गया और बच्चों में खासतौर पे देखा गया, लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ों में भी ये देखे जा रहे हैं। सर्वे किया गया था, 18% लोगों को कोई न कोई मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,35,000 लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से 6.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,87,000 आवेदनों पर ऋण वितरित किए जा चुके हैं। यह योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉकडाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे। इस योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी और साझा प्राथमिकताओं के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति का अनुमोदन किया है। केंद्र सरकार दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.52% हुई। देश के विभिन्न भागों में 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह आज से शुरू और फीफा ने महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन रद्द किया। भारत 2022 में विश्व कप की मेजबानी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान ने हमें एक सूत्र में बांध रखा है और ये हमारी परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान लोगों के लिए और लोगों द्वारा तैयार किया हुआ है, जिसमें भारत के समस्त लोग शामिल हैं। आज संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधियों का उद्घाटन करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह छठा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिवस का मनाया जाना संविधान के प्रति विश्वास और एकजुटता व्यक्त करता है। उन्होंने बताया कि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया था। श्री सिंह ने यह भी कहा कि संविधान हमें एकता, ईमानदारी, अनुशासन और विविधता की शिक्षा देता है और आजादी, समानता, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना इसके मुख्य स्तंभ हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए आगे आएं। संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने का यह मतलब नहीं कि आप उन्हें संविधान के फैक्ट्स को याद कराएं कि हमारे संविधान में इतने भाग हैं, इतने आर्टिकल हैं। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। यहीं तक हमको सीमित नहीं रहना है। हमें उन्हें व्यावहारिक रूप में इसके प्रति जागरूक करना। हमें उन्हें नागरिकों के अधिकारों और उससे भी महत्वपूर्ण है एक अच्छे नागरिक के कर्मों और कर्तव्यों के बारे में सचेत करना। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक विशेष समिति गठित करने का फैसला किया है, जिसे गौ कैबिनेट का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में बताया कि राज्य में गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने गो कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया है। इस कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभागों के मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगर मालवा में स्थित गौ अभ्यारण्य में गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे इस कैबिनेट की पहली बैठक होगी। गौरतलब है कि आगर मालवा जिले में स्थित कामधेनु गौ अभ्यारण्य देश का पहला गौ अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2017 में की गई थी। 472 हेक्टेयर में फैले इस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। 16वीं विधानसभा के 5वें सत्र के इस वर्ष 31 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले सत्र की तरह ही इस बार भी शनिवार और रविवार को अवकाश नहीं होगा। यह दूसरी बार होगा जब कोरोना महामारी के दौरान विधानसभा का सत्र आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले मानसून सत्र 29 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच कोविड दिशा निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया गया था। मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्र ने बताया कि इस सत्र में भी कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस बीच सभी विधायक, विधानसभा के सभी कर्मचारी, पुलिस और मीडिया के लोगों का कोविड परीक्षण के लिए कल से 3 दिवसीय जांच शिविर विधानसभा परिसर में शुरू हो चुका है। विधानसभा में सिर्फ उन लोगों को प्रवेश मिलेगा जिनका कोविड रिपोर्ट निगेटिव आएगा। भुवनेश्वर से आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश चंद्र दास। कर्नाटक में विधानसभा का सत्र 7 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कानून मंत्री मधुस्वामी ने बताया कि बेल्लारी जिले को विभाजित करके एक नया विजयनगर जिला बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को उनकी जनसंख्या के अनुसार बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
अनुसूचित जाति के आरक्षण को 15 से 17% और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 3 से 7% तक बढ़ाने के लिए एक मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में रहने वाले मराठा समुदाय के लिए मराठा सामुदायिक विकास निगम स्थापित करने का भी फैसला किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सिविल सेवाओं के क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे इस वर्ग के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री केसी पाडवे ने बताया कि ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार को 12,000 रूपये का मासिक वजीफा और पुस्तकों की खरीद के लिए एकमुश्त 26,000 रूपये दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट। इस योजना के तहत उन 25 उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिन्होंने यूपीएससी की पूर्व परीक्षा पास की है और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और 25 उम्मीदवार जो मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। यह योजना वर्ष 2020-21 से लागू की जाएगी। पाडवी ने कहा कि जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के योग्य छात्रों का चयन किया जाएगा और राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम में राज्य चुनाव आयोग द्वारा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव की नई तारीखें घोषित होने से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मतदान 2 चरणों में अगले महीने की 7 और 10 तारीख को होगा। मतगणना 12 तारीख को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चुनाव में 241 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। करीब 24 लाख मतदाता 40 सीटों पर बीटीसी में उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में 19 सीटें और दूसरे चरण में 21 सीटों पर मतदान होगी। सभी राजनीतिक दल रैलियों और रोड शो के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजपुर में बीजेपी के सहयोगी बीपीएफ 37 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने भी 26 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दूसरी ओर पूर्व छात्र नेता प्रमोद बोरो के नेतृत्व में यूपीपीएल ने सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस 13 निर्वाचनी क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। गुजरात में आज सुबह वडोदरा के निकट वाघोडिया सर्कल पर मिनी ट्रक के एक अन्य ट्रक से टकरा जाने से 11 लोग मारे गए और 15 घायल हुए हैं। मृतक सूरत के वराछा क्षेत्र के रहने वाले थे। ये सभी लोग पंचमहाल स्थित पर्यटन स्थल पावागढ़ जा रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस और अग्निशमन के कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को निकाल लिया है। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने ट्वीट में कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने बताया कि प्रशासन घटनास्थल पर हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि स्थानीय प्रशासन हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। श्री विजय रूपाणी ने अधिकारियों से पीड़ितों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व आज परंपरागत नहाय खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। ये पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है। स्नान करने के बाद श्रद्धालु नहाय खाए की रस्म के तहत अरवा चावल, चना दाल और लौकी जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। कल खरना मनाया जाएगा। इसके बाद 72 घंटे का निर्जल उपवास शुरू होगा, जो शनिवार की सुबह समाप्त होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर सभी श्रद्धालुओं को बचाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। राज्य सरकार ने छठ को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और लोगों से अपने घरों पर ही पर्व मनाने की अपील की है। ज्यादा भीड़ भाड़ के कारण महामारी का प्रकोप और बढ़ने की आशंका है। फेस मास्क और सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रहेगा। गंगा, गंडक, कोसी सहित राज्य की प्रमुख नदियों के किनारे घाटों पर श्रद्धालुओं के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। लोगों को छोटे तालाबों और अन्य जलकुंडों पर ही छठ पूजा करने का परामर्श जारी किया गया है। छठ घाटों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज किया जाएगा। छठ के दौरान होने वाले मेलों, जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों के छठ घाटों पर जाने की मनाही कर दी गई है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश में छठ पर्व कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विभिन्न घाटों पर इकट्ठा होने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की है और इसे अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बताया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुंबई नगर निगम ने कहा है कि वो समुद्र तटों और नदी के किनारों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं देगा। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शहर की पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग नदियों और समुद्र तटों पर एकत्र न हों। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के कारण शुक्रवार को अवकाश घोषित किया है। भाजपा पूर्वांचल मोर्चे ने यमुना नदी और सार्वजनिक घाटों के किनारे छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली में कल विरोध मार्च निकाला। दिल्ली आपदा प्रबंधन समिति ने आदेश दिया है कि कोरोना के प्रकोप के कारण किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस बार छठ पूजा आयोजित नहीं की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने कोविड-19 महामारी के कारण अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता को रद्द कर दिया है। इसका आयोजन भारत में होने वाला था। भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है। फीफा ने भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टारिका में होने वाले अंडर 20 विश्व कप रद्द कर दिए, लेकिन दोनों देशों को 2022 में इसकी मेजबानी के अधिकार दे दिए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन के समय आसमान साफ रहेगा। मुंबई में आज थोड़ी धूप खिली रहेगी। चेन्नई में वर्षा होने या तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 20 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। लद्दाख के लेह में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। शाम के समय आंशिक बादल छाने की संभावना है। गिलगित में भी आज शाम या रात में बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 डिग्री और 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आज शाम को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 5 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग आज प्रसिद्ध बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी को श्रद्धांजलि के तौर पर उनके जीवन पर आधारित फिल्म सौमित्र रिविजिटेड प्रदर्शित कर रहा है। 46 मिनट के इस वृत्तचित्र में सौमित्र चटर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न पहलुओं को पेश किया गया है। रविवार को 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। फिल्म प्रभाग की ओर से बताया गया है कि सौमित्र चटर्जी की चित्रकारियों पर आधारित 16 मिनट की लघु फिल्म मास्टर टच का भी उनकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दिन भर उपलब्ध रहेगी। इन वृत्तचित्रों को फिल्म प्रभाग की वेबसाइट www.filmsdivision.org और यूट्यूब चैनल youtube.com/usersfilmsdivision पर 24 घंटे तक प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी और साझा प्राथमिकताओं के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति का अनुमोदन किया है। केंद्र सरकार दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.52% हुई। देश के विभिन्न भागों में 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह आज से शुरू। और फीफा ने महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन रद्द किया।
भारत 2022 में विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।